मेरा नाम श्रीमती रागिनी सैनी है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी में विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पुष्प की लंबवत काट का अध्ययन, पुष्पों में निषेचन, परागण, स्वपरागण और परपरागण का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संपूर्ण जगत में किसी भी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे अपने समान जीव की उत्पत्ति करना आवश्यक है और अपने समान जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। इसके द्वारा जीव अपनी जाति की जनसंख्या के विकास करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अंदर भी नए गुणों का विकास करते हैं। जिस तरह मानव को जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में बहुत से तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी आवश्यक होते हैं। उसी तरह जनन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में संपन्न होती है। आइए अब हम इसी का अध्ययन करेंगे। जनन प्रत्येक जीव में अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है? जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जिससे उसकी पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। जनन जीव का अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक है, क्योंकि किसी भी जीव की मृत्यु होने पर भी जनन के कारण ही उसका अस्तित्व बना रहता है। इसीलिए संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है। अब जनन को दो भागों में विभाजित किया गया है। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना, जिसे युग्मज या जायगोट कहा जाता है, के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। युग्मनज या तो सीधे सीधे बच्चे को जन्म देता है या विरामी युग्मनज बन जाता है, जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में दो जीवों की भागीदारी नहीं होती। इसमें केवल एक जनक के द्वारा ही संतान उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से आपस में तथा जनकों के समान होती है, अतः ये एक दूसरे के क्लोन होते हैं। क्यों होते हैं? अलैंगिक जनन में संतति एक दूसरे के समान क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें केवल एक ही जीव भाग ले रहा है, तो एक ही तरह के गुण संतान में आएंगे। इसी कारण आनुवंशिक रूप से आपस में बहुत समानता होती है और ये बिल्कुल सेम टू सेम अपने जनक के समान दिखते हैं। अब सबसे पहले लैंगिक जनन हम पुष्पों में पढ़ेंगे कि पुष्पों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। उससे पहले हम यह जान लें कि पुष्प कितने तरीके के होते हैं। एक लिंगी पुष्प और दूसरा द्विलिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब किसी भी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर होगा या केवल स्त्री केसर होगा, तो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता या तरबूज। ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं, ये पपीते का फूल का है। या इसमें जो पुष्प है, या तो ये वाला पुष्प फीमेल होगा या ये पुष्प मेल होगा। मतलब एक तरह के पौधे में या एक पुष्प में केवल एक ही तरह के जननांग पाए जाएंगे, तो ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। दूसरा आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जासवन के फूल का है। ये द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी पुष्प हम किसे कहेंगे? जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों। ये पुष्प जो आपको दिख रहा है, इस एक ही पुष्प में
स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जननांग जब उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब पुष्प को उनके कार्यों के आधार में, पुष्प के जो भाग होते हैं उनके विभिन्न कार्यों के आधार पर हमने पुष्प को क्या किया है, पुष्प के भागों को दो भागों में बांटा है। एक होता है सहायक अंग और दूसरा होता है जनन अंग। सहायक अंग मतलब सहायक अंग, इसके अंतर्गत वे अंग आते हैं जो पुष्प के जनन में भाग न लेकर जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा पुष्प को आकर्षित करते हैं। मतलब ये जो अंग होते हैं ये पुष्प की जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी तरीके से भाग नहीं लेते, केवल जनन अंगों को एक सपोर्ट प्रदान करते हैं। इन अंगों को सहायक अंग भी कहते हैं और ये देखने में कलरफुल होते हैं, ग्रीन और विभिन्न रंगों के फूल आपने देखे होंगे, इसलिए विभिन्न रंगों को देखकर क्या होते हैं, कीड़े जो होते हैं वो परागण के लिए आकर्षित होते हैं। तो इनका मेन काम यही होता है। सहायक अंग हम कहेंगे बाह्य दल पुंज को और दल पुंज को। दूसरा होता है जनन अंग। जनन अंग के अंतर्गत पुष्प के उन भागों को रखा गया है जो जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भाग लैंगिक जनन के द्वारा फल का निर्माण करते हैं, जैसे पुमंग या एंड्रोशियम, जायांग या गायनोशियम। यहाँ पर हम देख रहे हैं पुष्प के 4 तरह के भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल पुंज या जिसे कैलिक्स कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये बाह्य दल पुंज है, इसे कैलिक्स कहा जाता है और ये हमेशा हरा कलर का होता है। हर पुष्प में आपने देखा होता है इस तरह की, और इनकी संख्या क्या होती है, किसी में 5 होती है, किसी में 7 होती है, अलग अलग होती है। फिर दूसरा भाग होता है दलपुंज या जिसे कोरोला कहा जाता है। पुष्प में आप जो भी रंगीन पंखुड़ियां देखते हैं उन भागों को दलपुंज कहा जाता है। इनकी संख्या भी किसी पुष्प में 5 होती है, किसी में 7 होती है, किसी में उससे ज्यादा होती है। गेंदे के फूल देखते हैं तो उसमें तो बहुत सारी होती है। तो इनकी संख्या भी अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। तीसरा होता है पुमंग या एंड्रोशियम। ये जो पुष्प है ये क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। इस पुष्प में एक लिंगी मादा जननांग और नर जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित हैं। ये जो बीच में आप ग्रीन वाला भाग देख रहे हैं इसको एंड्रोशियम कहा जाता है, इसको गायनोशियम कहा जाता है। अगला चौथा होता है गायनोशियम या जायन। अब बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज का एक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं या सेपल कहते हैं। अगर जैसे 5 बाह्य दल 5 या 7 होते हैं तो उसके अगर एक को हम कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। दलपुंज में भी इसी तरह दलपुंज के एक सदस्य को दल या पेटल कहते हैं। आपने रोज पेटल नाम सुना है, रोज की पेटल्स हम काउंट करते हैं तो एक पत्ती को क्या कहते हैं, कोरोला की पेटल कहा जाता है। फिर पुमंग, पुमंग के एक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। एक फूल में पुंकेसरों की संख्या बहुत सारी होती है बट उसको क्या कहेंगे, पुंकेसर या स्टेमन कहेंगे। जायांग या गायनोशियम, जायांग के एक सदस्य को स्त्री केसर कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पुष्प, ये पुष्प की लंबवत काट है। इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको आता है, इसका वर्णन करने के लिए आपको आता है एग्जाम में, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए पुष्प की लंबवत अनुदैर्ध्य काट को। सबसे पहले देखिए, हम पहला जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। जो हरा वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। इसकी संख्या 5-7 होती है। फिर इसके बाद जो रंगीन भाग देख रहे हैं, रंगीन, इनको कहा जाता है दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। इसके बाद जो इसके मादा जननांग वाला भाग होता है जिसे गायनोशियम कहते हैं, वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन भाग है ये इसका मादा जननांग वाला भाग है और ये 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे ऊपरी हिस्सा है इसे हम कहेंगे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। बीच में आप पतली नलिका के समान संरचना देख रहे हैं, इसे हम वर्तिका या स्टाइल कहेंगे। और सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं इसे अंडाशय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। और ये बीच में आप एक स्ट्रक्चर वाइट दे रहे हैं, इसे बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो ये 3 भाग मुख्य रूप से मादा जननांग के होते हैं। अब
ये जो आप देख रहे हैं, अब इसके हम नर जननांग पे जाएं तो नर जननांग मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनता है। ये ऊपर आप क्या देख रहे हैं, परागकोश देख रहे हैं। परागकोश देख रहे हैं, इसी परागकोश के अंदर बहुत सारे परागकण स्थित होते हैं और ये एक जो लंबी पतली रचना है, इसको पुतंतु कहा जाता है। ये सारे ही अंग किससे जुड़े हुए हैं, बाह्य दल में जुड़े हुए हैं। इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि नर जननांग और मादा जननांग वाले भाग कौन से होते हैं, पूरे पुष्प की संरचना देखी। अब इसके बाद परागण। परागण क्या होता है, ये कैसे होता है, तो परागण क्या है, पुष्प के परागकोश से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। जैसे देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, परागकोश है, परागकोश से परागकण। अब परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के अलग अलग माध्यम होते हैं, वायु के द्वारा जाता है, पानी के द्वारा जाता है, या कीट पतंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो पराग कोशों से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर आना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया आपकी कहलाएगी परागण। पुष्प के परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहा जाता है। यह परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। मतलब स्वपरागण में पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी पुष्प होगा। कैसा पुष्प होगा कि द्विलिंगी पुष्प होगा, जभी तो उसी पुष्प पे नर जननांग भी मौजूद है, उसी पुष्प पे मादा जननांग भी मौजूद है। तो स्वपरागण की पहली कंडीशन यही है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। अब पर परागण, पर मतलब दूसरा, किसी दूसरे पुष्प पर अगर परागण हो रहा है तो उसे पर परागण कहेंगे। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ध्यान से समझिए इस लाइन को, एक पुष्प के परागकण मतलब दो अलग अलग पौधे होने चाहिए लेकिन एक ही प्रजाति के। अगर मान लीजिए मैं गुलाब की बात कर रही हूँ तो गुलाब के दो अलग अलग पौधों पे लगे हुए फूल होंगे, तो एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तब वह क्रिया पर परागण कहलाती है। और इसमें मेन कंडीशन यही है कि दोनों अलग अलग पौधे पर लगे रहते हैं, एक ही पौधे पर लगे होंगे तो वो पर परागण नहीं होगा। मेन कंडीशन यही है कि इसको हमेशा पौधे अलग अलग होने चाहिए बट प्रजाति एक ही होनी चाहिए। कि गुलाब का परागण गुलाब से ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि गुलाब का परागण हम गेंदे से करा दें, चमेली से करा दें, ऐसा नहीं होता है। केवल गुलाब के पौधे बस अलग अलग पौधों पे लगे होने चाहिए पुष्प, तब वह स्वपरागण कहलाता है। ये देखिए, ये परागण यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं स्वपरागण की, तो ये स्वपरागण मान लीजिए इसी पुष्प में हो रहा है, तो यहाँ ये क्या है, इसके परागकण है, यहाँ से निकलकर अगर ये वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये परागण स्वपरागण हुआ। लेकिन इस पुष्प के परागकण निकल के इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो ये पर परागण हुआ। अगर इस पुष्प के परागकण निकल के इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो ये पर परागण हुआ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हम देखेंगे स्वपरागण से हमको क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, पर परागण से हमको क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। अब लाभ क्या है, इसमें पादप का शुद्ध वंश चलता है। शुद्ध वंश कैसे चलता है, क्योंकि वो कोई दूसरा पौधे के पुष्प भाग ही नहीं ले रहे हैं, दूसरा पुष्प भाग ले रहा है, तो जो सारे गुण हैं वो किसके आएंगे, उसी पुष्प के गुण आएंगे, इसलिए वंश हमेशा कैसा रहेगा, शुद्ध वंश चलता है।
इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़े से ही परागकणों की आवश्यकता होगी परागण निषेचन करने के लिए, बहुत ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होगी। अब इससे हानि क्या है, ऐसे बीज शीघ्र पकते हैं। शीघ्र पकते हैं तो हानि, शीघ्र पकना हानि थोड़ी ना हुई है, तो अच्छी बात है। लेकिन शीघ्र पकने से तात्पर्य क्या है, बीज के परिपक्व होने से पहले ही बीज पक जाता है। अगर बीज का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है और उससे पहले ही बीज पक गया, फल बन गया, तो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पन्न नहीं होगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी हानि है। बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। उत्तम श्रेणी के क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब वो पहले ही पक जाएंगे तो उत्तम श्रेणी के कैसे होंगे। और अगर उस बीज का प्रयोग हम अगली फसल लगाने के लिए करेंगे तो वो वाली फसल भी क्या होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी। किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नई जाति की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इस क्रिया में जब किसी और कोई प्रजाति या दूसरा फूल भाग ही नहीं ले रहा है, एक ही तरह के जो गुण हैं वो आ रहे हैं, तो नई जाति की उत्पत्ति इससे नहीं होती है। अगला है पर परागण। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह दोनों अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, तो इसे हम पर परागण कहते हैं। अब इसका क्या लाभ है, इसमें बनने वाले फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। बड़े एवं स्वादिष्ट क्यों होंगे, क्योंकि क्या है, जब दो अलग अलग फ्लावर ले रहे हैं हम, दो अलग अलग फ्लावर हैं, तो दोनों फ्लावरों के अलग अलग गुण होंगे। अलग अलग गुण होंगे। आपने मेंडल के प्रभाविता के नियम पढ़े हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम में जो अच्छा गुण होते हैं, जो प्रभावी लक्षण होते हैं, वो पहले आते हैं। तो यहाँ परागण में भी यही होंगे, जो अच्छे गुण होंगे वो पहले लक्षित होंगे। इसीलिए इससे बनने वाले फल क्या होंगे, बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। उत्पन्न जातियों में रोग अवरोधक क्षमता अधिक होती है, क्योंकि दो अलग अलग फूलों के गुण इसमें मिल रहे हैं, तो उससे तीसरा एक अच्छा गुण निकलकर सामने आएगा। तो इस तरीके के जो बीज होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनमें रोग अवरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अब इससे हानि क्या है, इस क्रिया के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। बाह्य साधन क्या है, परागण के लिए साधन की आवश्यकता है। स्वपरागण में क्या होता है, उसी पुष्प पे स्त्री केसर है, उसी पुष्प पे पुंकेसर है, तो परागण के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होगा। बट स्वपरागण के लिए माध्यम चाहिए। जब तक हवा नहीं चलेगी तो परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक नहीं पहुंचेंगे। जब तक पानी नहीं गिरेगा तो पानी के माध्यम से भी क्या होते हैं, परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तीसरा कीड़े होते हैं। पराग आपने देखा, सुंदर सुंदर फूलों के ऊपर भंवरे बैठते हैं, मधुमक्खियां बैठती हैं, कीड़े मकोड़े बैठते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने पैरों में जो परागकण होते हैं वो चिपका लेते हैं और ये दूसरे पुष्प पर जाके बैठते हैं, तो वो परागकण उसके वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं। तो क्या होंगे, यहाँ पर जब उनको माध्यम नहीं होंगे तो क्या होगा, परागकण नहीं होगा। दूसरा है, परागकणों की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि अधिकतर परागकण नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा परागकण चाहिए होते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या है, अधिकांश परागकण तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। अब स्वपरागण और परपरागण, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या होता है। तो अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर जो स्वपरागण है, पुष्प द्विलिंगी, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। यहाँ पर क्या होता है, परपरागण में एक लिंगी भी हो सकता है पुष्प और द्विलिंगी भी हो सकता है। दूसरा अंतर है, नर एवं मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। अगर कोई पुष्प है और उसमें दोनों भाग हैं, क्योंकि हम द्विलिंगी ले रहे हैं पुष्प, तो क्या होगा, अगर नर भाग परिपक्व है, मादा भाग अपरिपक्व है, तो परागण नहीं होगा। एक साथ दोनों भाग को क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पर परागण में क्या है, दोनों नर एवं मादा भाग अलग अलग परिपक्व हो सकते हैं। इसमें परागकण आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। क्या होता है, क्योंकि एक ही पुष्प पर है तो परागकण क्या होंगे, वर्तिकाग्र पर आसानी से चले जाएंगे। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें परागकण आसानी से
वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते? इससे पहले भी मैंने बताया कि माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए जब तक माध्यम नहीं होगा तो परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेंगे। कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं और कभी खुलते नहीं हैं, क्योंकि स्वपरागण में क्या एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग है, तो उसे खुलने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपने मटर का पौधा देखा, फूल देखा होगा, तो क्या होगा, वो एक बंद स्ट्रक्चर रहता है और उसी के अंदर परागण हो जाता है। बट पर परागण में क्या होता है, सभी पुष्प खुलते हैं। जब पुष्प खुलेंगे तभी उसके क्या होंगे, स्त्री केसर और पुंकेसर दिखाई देंगे और तभी उनके बीच परागण की प्रक्रिया होगी। उदाहरण होता है गुलाब। अब निषेचन क्या है? अभी हमने परागण पढ़ लिया, परागण के बाद हम पढ़ेंगे निषेचन। मेन इसमें निषेचन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ही क्या होता है, फल का निर्माण होता है। पुष्पीय पौधों में परिपक्व वर्तिकाग्र पर उसी प्रजाति के परागकण पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण की क्रिया में आगे चलकर जब इन नर तथा मादा जनन इकाइयों का संयोजन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। परागण और निषेचन दोनों प्रक्रिया अपने आप में अलग है। पहले परागण होगा और उसके बाद जब नर एवं मादा आपस में मिल जाएंगे, इनका संयोजन होगा, तब निषेचन होता है। अब निषेचन क्या होता है? पुष्प में वायु के द्वारा पराग कोश से परागकण निकलते हैं और निकलकर कहाँ पहुंच रहे हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं और वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में जाते हैं। अंडाशय में अभी मैंने आपको बताया था 2 भाग होते हैं, एक बीजांड और एक अंडाशय। तो जो बीजांड होता है उससे बीज का निर्माण होता है और जो अंडाशय होता है उससे फल का निर्माण होता है। इस तरह फूलों में निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अब अगला हम देखेंगे अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या है। ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। पहला, इसमें केवल एक जनक शामिल होता है। इसमें प्रायः 2 जनक शामिल होते हैं। इसमें किसी तरह का युग्मक नहीं बनता है, इसमें युग्मक बनते हैं। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। जब निषेचन होगा तभी क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। निषेचन और युग्मनज का निर्माण प्रायः होता है। इस जनन के दौरान किसी भी अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण के दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद ही जायगोट का निर्माण होता है। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि परागण और निषेचन एक ही है, जबकि परागण और निषेचन एक नहीं है, अलग अलग प्रक्रिया है। इसमें भी अंतर आता है, प्रश्न आता है परागण और निषेचन में अंतर बताइए। तो परागण क्या है? वह क्रिया जिसमें परागण स्त्री केसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, परागण कहलाती है। और निषेचन क्या है? जब परागण हो जाता है उसके बाद नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज बनता है, बनना द्वितीय निषेचन कहलाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? यह जनन क्रिया का प्रथम चरण होता है। मतलब जनन प्रक्रिया जब प्रोसेस हो रही है तो पहला चरण ये है और ये जनन प्रक्रिया का निषेचन क्या होता है, द्वितीय चरण होता है। तीसरा क्या है? परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। और निषेचन क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है देखेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न आता है, जनन किसे कहते हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर को समझाइए। पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प के विभिन्न भागों का विस्तृत वर्णन कीजिए। हमने पुष्प के चारों भागों के वर्णन को अच्छे से बताया है। फिर स्वपरागण किसे कहते हैं? परपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण में अंतर समझाइए।
अगर आप स्वपरागण और परपरागण में अंतर याद कर लेंगे तो ये दोनों प्रश्न छोटे रूप में आते हैं, ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे आते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि पुष्प में जो नर युग्मक होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। पुष्प में जो मादा युग्मक होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको अंडाणु कहते हैं। एक कोश की जीव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न इसमें बनते हैं। तो आज का ये जो अध्याय है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।